अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने हमें टारगेट किया है, लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका इलाज करूंगा। सम्राट ने विपक्ष की तरफ देखते हुए कहा है कि एक लोगों का रिकॉर्ड है, कहिए तो दिखा दूं। नीतीश कुमार ने यही काम दिया है। तो सम्राट चौधरी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सीधे उनके शब्दों में सुनिए। नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए हैं। कोई गलतफहमी मत रहिए। एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री हूं, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट रहिए सभापति महोदय। और सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे कह दिया है, किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका इलाज करूंगा। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य के गृह मंत्री फाइलों को दबाकर बैठे हुए हैं। ऐसी कौन सी फाइल है जिसे खोलने की धमकी दे रहे हैं? अगर कोई फाइल है, मैं नहीं कहता कि उनके पास किसकी फाइल है, मेरी है, खोलिए। क्या गृह मंत्री का दायित्व है कि फाइल दबा के बैठे और विधानसभा में कहे कि मेरे पास फाइल है, कहिएगा तो खोलूंगा, मेरे कहने पर खोलिएगा। खोलिए महाराज। कहीं ना कहीं सच और सच्चाई बोलने से रोकने के लिए वैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक गृह मंत्री को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री जी, नीट की छात्रा के मामले में अब तक न्याय नहीं मिला है, और जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है, जब विपक्ष के द्वारा न्याय की गुहार लगाई जाती है, तो आपकी जो भाषा विधान परिषद के अंदर आज सुनने को मिला, ये कहीं से उचित नहीं है। विधान परिषद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बिना नाम लिए जबरदस्त निशाना साधा। विपक्ष की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिस पार्टी के ये लोग सदस्य हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार जनसंघ के सहयोग से ही सदन पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जब पहली बार मंत्री और मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी समर्थन लेने के लिए सबसे पहले संघ कार्यालय ही पहुंचे थे। ये लोग दावा करते हैं कि बीजेपी के सामने कभी झुकेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले वहीं से आशीर्वाद मिला था। सदस्य हैं उस पार्टी के, वही मैं आ रहा हूं सर, उस पार्टी का जब जनता पार्टी के स्वरूप में था तो जनसंघ के सहयोग से ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सदन पहुंचने का काम किया। और यहां पर जो मुस्कुरा रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री भी, पहली बार जब बने तो संघ कार्यालय सबसे पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पहुंचे समर्थन लेने के लिए। ऐसा ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हरदी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचारियों ने बिहार का खजाना लूट लिया। बिहार सरकार का खजाना खाली है, सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 21 साल में सिर्फ अपराध बढ़ा है, बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। तेजस्वी के खजाना खाली होने वाले बयान पर एनडीए ने पलटवार भी किया है। 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है। हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने।
कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। एक एक योजना का कार्यान्वयन कैसे धरातल पर हो, इसकी चिंता सरकार कर रही है। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। 6-6 हजार करोड़ रुपया लगता है। जाना खाली कर दिया आप लोगों ने। नहीं, अब वो हमारे पहले ना योजना लाई थी माई बहन, नाम भी ऐसे ही चुने थे, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए ना। आपने पहले हमसे ये अनाउंस किया, आपने हमसे पहले अनाउंस किया, आप कहां से लाते? अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता है, बताइए। और यूजीसी के नियमों पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा, यूजीसी के रेगुलेशन के कारण समाज में विभाजन की भावना आई है या ऐसी भावना पहले से है, ये देखने वाली बात होगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद उस पर विचार करेंगे। भावना पहले से इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसके कारण होता है, ये देखने का मुद्दा है। लेकिन यूजीसी की जहां तक बात है तो अभी इस विवाद में कोई अर्थ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, उनके पास से आने दो, उसके बाद उसका विचार करेंगे। अगर उसमें विवाद या विभाजन की संभावना है तो जो आया नहीं उसमें क्यों पड़ना। आने के बाद ये न हो, ऐसे उसको कैसे टैकल करना वो सोचा जा सकता है। आईजी सुनील नायक को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को खारिज कर दिया। कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। 23 फरवरी 2026 को पटना में आईजी सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी की खबर से शुरू हुई हलचल शाम होते होते पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत और रिहाई के साथ खत्म हुई। आंध्र प्रदेश पुलिस के पास न तो वारंट था और न केस डायरी थी और इस पूरे मामले में और इस गिरफ्तारी को ही कोर्ट ने अवैध ठहराया है। दरअसल आंध्र प्रदेश पुलिस बिना वारंट के आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार करने पहुंची थी। बिना पुख्ता दस्तावेजों के गिरफ्तारी की कोशिश को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया है कि वो 30 दिन तक आईजी सुनील नायक से कोई पूछताछ नहीं करेगी। कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और इनको कस्टडी से रिलीज कर दिया। बता दें कि फायर सर्विसेज के अधिकारी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये मामला पूर्व सांसद के रघुराम कृष्णा राजू के साथ हिरासत में हुई मारपीट से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश की पुलिस आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाने में कामयाब तो रही, लेकिन इसके बाद मामला उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को तो खारिज किया ही, कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग में जलकर ट्रक पूरी तरह से राख हो गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं लग पाया। छपरा से बड़ी खबर है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लगी है। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आग में जलकर ट्रक पूरी तरह से खाक हो चुका है। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। और पटना के गोपालपुर इलाके में रविवार की रात रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। जमीन विवाद में हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। 2 सगे भाइयों की जिंदगी जमीन विवाद की भेंट चढ़ गई। घटना के बाद मृतक के घर से चीख पुकार मच गई। रविवार रात से ही पुलिस टीम गांव में कैंप कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। परिजनों ने इस घटना के बाद आक्रोश जताया। मनजीत और मनीष की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। बोला प्रेम शंकर का पूरा परिवार था। प्रेम शंकर, सुट्टू और उर्फ अमरजीत, नीरज,
सभी लोग थे। हमारे गांव का वार्ड पार्षद भी का फैमिली भी मौजूद था वहाँ पे। हाँ मौजूद था। भले पूछा तो नहीं बता सकते कि नहीं हम नहीं थे, उसे नहीं थे बोले। और सुपौल के त्रिवेणीगंज में शादी समारोह के बीच एक बीए छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। लड़की अपनी नानी के घर शादी में आई थी। हल्दी मेहंदी रस्म के बाद वो अचानक लापता हो गई। देर रात घर के पीछे बांसबाड़ी में उसका शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी में आए दो युवकों ने गलत नियत से उसे अगवा कर लिया और हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एफएसएल, साइबर और डीआईयू टीम जांच कर रही है। एक लाश मिली है, हॉस्पिटल से खबर आई थी, तो उस पर हम लोगों की टीम जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी आई है, टेक्निकल टीम भी आई है। आवेदन आ रहा है, उसके बाद अधिकतर कार्रवाई कीजिए। और इसी बीच रांची से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रांची एयरपोर्ट से चार्टर एम्बुलेंस लापता हो गई है। दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी। शाम 7 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चार्टर एम्बुलेंस लापता हो गई। लातेहार और पलामू के बीच लापता होने की खबर आ रही है। रात 8:30 बजे के करीब चार्टर एम्बुलेंस को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि रांची एयरपोर्ट से जो चार्टर्ड एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी वो लापता हो गई। शाम 7 बजे रांची एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी थी। निजी चार्टर एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चार्टर एम्बुलेंस लापता हो गई है। लातेहार और पलामू के बीच से लापता होने की खबर मिल रही है। रात 8:30 बजे उसे दिल्ली पहुंचना था। ये वो समय था, 7 बजे से चलकर रात 8:30 बजे उसे दिल्ली पहुंचना था। लेकिन खबर यह आ रही है कि लातेहार पलामू के बीच अचानक से प्राइवेट चार्टर्ड जो एम्बुलेंस थी वो लापता हो गई। और रांची संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, गजब खबर है, ये हैरान करने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है। 7 बजे एक प्राइवेट चार्टर्ड एम्बुलेंस उड़ान भरती है रांची से और अचानक से लापता हो जाती। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो मौसम जो है आसपास के कई जिलों में मौसम शाम 6 बजे के बाद अचानक खराब हुआ है। और ये जो चार्टर है रांची एयरपोर्ट से शाम जो है 7 बजे उड़ान भरता है एक मरीज को लेकर। कुल 5 लोग सवार होते हैं चार्टर में। देखिए समझिएगा, एक एयर एम्बुलेंस होता है जो कि सरकारी एम्बुलेंस होता है, एक निजी चार्टर एम्बुलेंस होता है जो प्राइवेट लोग जो प्राइवेट में बुक लोग करते हैं। हाँ। ये प्राइवेट यानी निजी चार्टर एम्बुलेंस है। और ठीक जो अभी जानकारी मिल रही है कि इसके अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये लातेहार और पलामू के आसपास कहीं फंसा हो सकता है, यानी उसी आसपास में लापता होने की खबरें हैं। यानी मौसम का जो है अचानक जो मौसम खराब हुआ है झारखंड में, उसी की वजह से इस चार्टर के फंसने की खबर आ रही है। इसको लैंडिंग करना था दिल्ली में शाम रात करीब 8:30 बजे, लेकिन जब चार्टर वहां नहीं पहुंचा और अचानक वो ट्रेसलेस हो गया। ट्रेसलेस होने की जानकारी जैसे ही रांची एयरपोर्ट को मिली तो उसके बाद से करीब गहमी मच गई। और ये पूरा एक महकमा जो कह सकते हैं मशीनरी लगी हुई है कि वास्तव में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में चार्टर का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इसको जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो रही है उसके मुताबिक चार्टर जो है वो लातेहार और पलामू के आसपास कहीं फंसे होने की खबर। संजय, इसमें 5 लोग बताए जा रहे हैं, वो 5 लोग कौन है और ये दिल्ली जो चार्टर्ड एम्बुलेंस जिसे आप प्राइवेट एम्बुलेंस बता रहे हैं, ये किस काम से दिल्ली आ रही थी? देखिए, जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वैसी स्थिति में लोग अचानक जो है चिकित्सा सेवा के लिए महानगरों में रांची से अपने मरीज को लेकर जाते हैं। तो 2 सुविधाएं चार्टर को लेकर, एक तो आप सरकारी सेवा जो एयर एम्बुलेंस की है उसका लाभ ले सकते हैं। एक दूसरा है कि निजी चार्टर एम्बुलेंस, मतलब कि आप उसको प्राइवेट तरीके से बुक करते हैं। तो ये जो है आपको एक मरीज को लेकर जो है 5 लोग जा रहे थे, रांची से दिल्ली रवाना हुए थे। और रांची से दिल्ली रवाना होने का अचानक जो मौसम, जिस समय रांची एयरपोर्ट से ये चार्टर उड़ा था उस समय बताया जा रहा है कि मौसम उसमें ठीक था, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। आमतौर पर देखिए चार्टर जो शाम में जो उड़ते हैं तो मौसम को देखकर उड़ते हैं, क्योंकि छोटा विमान होता है, ऐसे में मौसम का बहुत ज्यादा असर होता है। क्योंकि छोटा विमान होता है तो हवा का जो प्रवाह होता है आसमान में, और हवा की गति अगर तेज होती है तो उससे उसके मूवमेंट में वो सब परेशानी खड़ी करती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही शाम में जैसे देखिए थोड़ी देर पहले रांची में बारिश रुकी है, मतलब बारिश आसपास के जिलों में रांची में कह लें कुटी, लातेहार, पलामू
जो पूरा जंगल का जो बिहर इलाका है, यहाँ जब मौसम खराब होता है तो हवा की गति काफी तेज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो रांची एयरपोर्ट से जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो है कि अभी कह सकते हैं कि अभी जैसे ही पूरा कह सकते हैं कि पूरा महकमा करने की पूरी मशीनरी लगी हुई है। ये वास्तव में चार्टर पूरी मशीनरी इस पूरे मामले पर लगी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्राइवेट चार्टर्ड एम्बुलेंस थी ये सकुशल हो, इसमें जो 5 लोग सवार थे वो सकुशल हो। संजय सिन्हा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। 12 एटीएम और कई बैंकों की पासबुक बरामद हुई है। मझौलिया के जौकटिया से ये गिरफ्तारी हुई है। गांव के कई युवकों का गिरोह से जुड़े होने के तार भी नजर आ रहे हैं। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इस बात की पुष्टि की है। बेतिया से बड़ी खबर है, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा। 12 एटीएम और कई बैंकों की पासबुक बरामद की गई है। मझौलिया के जौकटिया के पास से गिरफ्तारी हुई है। गांव के कई युवकों का गिरोह से तार जुड़ा हो सकता है। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इसकी पुष्टि की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। 25 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस दौरे को लेकर कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। सर, अमित शाह जी का एक बार फिर से दौरा हो रहा है और क्यों महत्वपूर्ण है इस बार का दौरा? भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 25 तारीख को 3 दिवसीय दौरा पर बिहार आ रहे हैं। 25 तारीख को पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे किशनगंज जाएंगे और किशनगंज में जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र पर जो है उनकी बैठक समाहरणालय में है। 25 तारीख को रात्रि विश्राम किशनगंज के बाद फिर 26 तारीख को अररिया वाइब्रेंट विलेज और वहाँ पर जो है बैठक करेंगे और फिर उसके बाद पूर्णिया में फिर बैठक करेंगे। फिर पूर्णिया से जो है तीसरे दिन 27 तारीख को फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान होंगे। तो अमित शाह जी का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र में दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के भी ख्याल से, और जो सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे भारतीय लोग रहते हैं और उनकी भी चिंता कि उनकी स्थिति अच्छी रहे, वो ठीक ठाक रहें, तो इसकी भी चिंता वो करेंगे। तो सर, सीमांचल में रह रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये समस्या जो कागज पर काम हो रहा है उसको मौखिक काम तो करना नहीं है, कागज से ही काम होगा। किसी को आप अवैध या दूसरे देश का तभी बोल सकते हैं ना जब कागज पर वो साबित हो। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जायसवाल। कैमरामैन मनीष जोनीजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। कहा कि अमित शाह का सीमांचल दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मुद्दों को देखना चाहिए जिसमें सामरिक महत्व भी है, पूरी तरह से जायजा ले, लेकिन साथ ही सीमांचल के विकास पर भी ध्यान दें। गृह मंत्री हैं, पूरे देश का दौरा उसका होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सीमांचल में आए तो उनके ही पार्टी के हमारे एक बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, जब वहां जाते हैं दाढ़ी टोपी देखते हैं उसको पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन अमित शाह साहब को मैं कहूंगा कि अमित शाह जी आप कम से कम गुजरात जैसे विकसित राज्य के वो रहे हैं, नागरिक रहे हैं, आप आइए सीमांचल में तो यकीनन है कि जो सामरिक दृष्टिकोण से जायजा लेना वो लीजिए, लेकिन सीमांचल की गरीबी को देखिए, वहां की महरूमी को देखिए, वहां के पलायन को देखिए। बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां 25 फरवरी को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। एसपी संतोष कुमार और एसडीओ अनिकेत कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात मंच, बैरिकेडिंग, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। एसपी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और मधेपुरा पहुंचा पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटाने को लेकर गंभीर चिंता जताई और इसे साजिश बताया। पप्पू यादव ने कहा कि हाल में कुछ संवेदनशील मामलों में आवाज उठाने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हमको डराने से हार गए, हम तो सारा सुरक्षा ले लो भैया, उसको कौन
डरने के लिए यहाँ बैठा हुआ। अकेला चलेंगे, फिर ये बदले की भावना की कार्रवाई का क्या मतलब? अब बच्ची का जो मानव तस्करी हो रहा है उसको बचाइए ना। जो 6 साल 4 साल बच्चियों का बलात्कार हो रहा है उसको बचाइए। बिहार में उच्च शिक्षा सुधार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दर्द फूट पड़ा। संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश ने राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि काम हो, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं हो सका। संजय झा ने इसके लिए कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। संजय झा ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके एजेंडों के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना कठिन हो गया है। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। तो इस मुद्दे पर छात्र संगठनों ने भी बाहरी कुलपति की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई। जी बहुत सारा काम किए। एक काम जो मुझे लगता है ना, जो उनके मन में रह गया और शायद वो चाह के भी बहुत नहीं कर पाए, वो है उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास किए, लेकिन समस्या एक है जो उसमें जो वीसी साहब लोग आते हैं उनका क्या एजेंडा रहता है, उससे पार पाना मुश्किल है। ये एक समस्या बिहार की रही। अरे आप ऊपर से थोड़े आ गए हैं, यहाँ बिहार सरकार पैसा देती है हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कहीं न कहीं उसमें हम लोग फेल किए। इसमें कोई एडमिट करने में दिक्कत नहीं है कि चूंकि कुलपति दूसरे राज्य से आते हैं तो उनको अपने राज्य के प्रति छात्रों की संवेदना नहीं है, इसलिए शिक्षा में सुधार नहीं हो रही है। लेकिन मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि पिछली बार जो नियुक्तियां हुई उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि अधिकांश कुलपति बिहार के ही हों, लेकिन सुधार के बदले और भी बंटाढार हो गया। वीसी का पद कहीं ना कहीं आज के डेट में पैसा कमाने का पद हो चुका है। लोग राज्यपाल के पास जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं कि कैसे जाते हैं, वीसी डायरेक्ट नियुक्त कर दिया जाता है। एक ऐसा वीसी जिसे मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वैसे वीसी को यहाँ पर बैठा दिया जाता है और वो वीसी घर से अपना कार्यकाल चलाने का काम करते हैं। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर रेल पुलिस ने अभयपुर स्टेशन के पास जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस वे ट्रेन से अपहृत 4 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि इनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का साहिबगंज जिले का है, जबकि एक अन्य बच्चा उसी गांव का रहने वाला था। एसआरपी ने बताया कि एस्कॉर्ट पार्टी नियमित गश्ती करती है। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों को बच्चों की गतिविधि संदिग्ध लगी, तब जमालपुर उतरकर पूछताछ की गई, जहां पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने के बाद राजमहल थाना पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद चारों बच्चों को सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल 21 फरवरी को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से झारखंड पुलिस तलाश में जुटी थी। 5 बजे सुबह जयनगर हावड़ा ट्रेन से 4 नाबालिग, जिसमें 2 नाबालिग लड़की और 2 नाबालिग लड़का, इन लोगों को संदेह के आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया था। जब पूछताछ की गई, अच्छे से पूछताछ करने के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग मैना तालाब, थाना राजमहल, जिला साहिबगंज के निवासी हैं। बाद में जब राजमहल थाना से संपर्क किया गया तो पता चला कि अपहरण का केस दर्ज है इन चारों के। और न्यूज 18 ने एक बार फिर बिहार के कई जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल की। पड़ताल में क्या कुछ सामने आया, आइए दिखाते हैं आपको। पिछले हफ्ते हमने राजधानी पटना समेत कई जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पड़ताल की। फुलवारी शरीफ में तो स्वास्थ्य विभाग ने हमारी खबर के हवाले से सीएचसी को शो कॉज नोटिस तक भेजा। दर्शकों की दरख्वास्त पर हमने एक बार फिर अलग अलग जिलों में सीएचसी की पड़ताल की और वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। सबसे पहले आपको कटिहार के खंडखोरा सीएचसी का हाल दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सो रही। वक्त सुबह करीब 9:15 बजे। दरवाजे पर ताला लटका, डॉक्टर साहब की खाली कुर्सी और बंद काउंटर के सामने कतार में खड़े होकर सीएचसी चालू होने की राह देख रहे मरीज। जबकि सरकारी नियम के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी व्यवस्था चालू रहनी चाहिए,
मतलब न्यूज 18 की पड़ताल में कटिहार का खंडखोरा सीएचसी फेल साबित हुआ। और औरंगाबाद के जमहोर पीएचसी का हाल भी देख लीजिए। सुबह 9:15 पर जब न्यूज 18 की टीम पीएचसी पहुंची तो काउंटर बंद था। बहरहाल हम आगे बढ़े और जांच घर यानी लैब पहुंचे। यहाँ भी कोई कर्मी या टेक्नीशियन नहीं पाया गया। पूछने पर पता चला कि लोग तो आए हैं पर चाय पीने गए हुए हैं। जांच घर के बाद हम ओपीडी का जायजा लेने पहुंचे तो पाया कि ओपीडी में चिकित्सक तो मौजूद है मगर कोई मरीज ही अब तक नहीं पहुंचा। सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो तब हुआ जब पता चला कि पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक का आना सुबह 10:30 बजे के बाद ही होता है। उनका 10:30 बजे से ऑफिस टाइम है ना, तो 10:30 बजे आएंगे वो। मतलब न्यूज 18 की पड़ताल में जमहोर का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह फेल नहीं, लेकिन सुधार की यहाँ गुंजाइश है। खैर, अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले के सीएचसी का भी हाल जान लीजिए। ये है सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ की इमारत बाहर से तो काफी अच्छी स्थिति में है। मरीज, डॉक्टर, दवा और एक्सरे मशीन तक अच्छी हालत में मिली। इस पीएचसी में भी जो भी फैसिलिटी है, जैसे इमरजेंसी है, लेबर रूम है, लैब है, सारी जगह दवाइयाँ हमारे यहाँ से अवेलेबल है। जी हाँ, सारी दवा अवेलेबल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएचसी हुसैनगंज हमारी पड़ताल में पास नजर आया। मतलब ये कि न्यूज 18 की पड़ताल में कोई सीएचसी पूरी तरह से पास हुआ तो कोई पूरी तरह से फेल। कहीं कहीं व्यवस्था में सुधार की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।